श्रीमती रचना नामदेव सूरज प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज झांसी की सहायक अध्यापिका आप सभी के लिए लाई हूँ नागरिक शास्त्र का एक नया वीडियो। एक कक्षा 11 का है और ये भाग 2 का अंश है। इस चैप्टर का नाम है 5th और इसका शीर्षक है विधायिका। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे विधायिका के बारे में कि विधायिका क्या है। आइए जाने विधायिका। देखिए इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 को विधायिका। विधायिका के नाम से मैं आपको बता देती हूँ कि विधायिका को आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि विधायिका कानून बनाती है, यानी अपने देश के लिए जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? विधायिका ही बनाती है। हम इस अध्याय में जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। इसका परिचय जानने के लिए हम विधायिका के बारे में कुछ टॉपिक बताएंगे जिनके बारे में आपको इस अध्याय में जानकारी होगी। तो आइए देखते हैं इस अध्याय का परिचय। जानिए परिचय। हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। आप ही इस विधायिका को चुनते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आइए जानते हैं वो क्या क्या जानकारी होगी। पहला है आपका विधायिका का महत्व क्या है, संसद के कार्य और शक्तियां क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। आइए बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि विधायिका है क्या। तो आज मैं आपको विधायिका के बारे में बताती हूँ, उसकी परिभाषा समझाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए विधायिका क्या है। विधायिका केवल कानून ही नहीं बनाती, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। अब क्या क्या काम विधायिका करती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम विधायिका के बारे में आपको बताएंगे कि विधायिका क्या है। तो आइए जानिए विधायिका। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है, यानी जो विधायिका का चुनाव होता है वो जनता ही करती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना। जो भी हमारे देश में कानून लागू होते हैं उनको कौन बनाता है? विधायिका ही बनाती है। बच्चों आगे हम जानते हैं विधायिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भारतीय विधायिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने संसद का नाम तो सुना ही होगा। संसद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर गुजरती है। संसद उसके अंदर एक राजनीतिक क्रिया होती है। संसद के अंदर आप सभी ने बहस देखी होगी, प्रदर्शन भी देखे होंगे और संसद के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। और सही मायने में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी देश में संसद ना हो तो संसद ना होने की वजह से विधायिका सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर सकती है। विधायिका को हम देश के अंदर संसद भी बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अगर हमें किसी देश के अंदर सच्ची डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो हमें सही मायनों में पार्लियामेंट अर्थात संसद की सही विधायिका रखनी जरूरी है। तो समझ लीजिए विधायिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यह कानून का निर्माण करती है और लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन्हें संसद में उठाती है। संसद जनता के प्रति जवाबदारी होती है क्योंकि संसद के अंदर तक 3 चीजें मिलकर पार्लियामेंट को बनाती हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये सब मिलकर विधायिका कहलाते हैं या संसद कहलाते हैं।
भारत देश इतना बड़ा है, यहाँ इतने लोग रहते हैं कि कानून को सही ढंग से संचालित करने के लिए, ताकि जन सामान्य को सही लाभ हो सके, उसके लिए विधायिका के प्रकार अलग अलग स्तर पर बना दिए गए हैं। एक है राष्ट्रीय विधायिका, जिसे संसद कहते हैं। इसके कानून पूरे देश में लागू होते हैं और राज्यों की विधायिका का अलग से निर्माण किया गया है, जिसको विधानमंडल कहते हैं। आपने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सुना होगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए मैं आपको भारतीय संसद के स्वरूप से परिचय कराती हूँ। आइए देखिए आप लोग, जो भारतीय संसद का स्वरूप है, जो संसदीय प्रणाली भारत में प्रचलित है, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जब हमारा संविधान बना तो वह कई देशों का मिश्रित स्वरूप था, जिसमें जो संसदीय प्रणाली ली गई है भारत में, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आप देखिए भारतीय संसद का चित्र, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये भारतीय संसद है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। तो देखिए, लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है, दूसरा आपका जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है, और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का स्वरूप बनाते हैं और इन सब से मिलकर ही कानून बनते हैं। लोकसभा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे अच्छी तरह से। इसके 545 सदस्य, राज्यसभा के 250 सदस्य और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि भारतीय संसद द्विसदनीय विधायिका रखती है। एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। ये दोनों ही विधायिका के अंग हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें संसद की ज़रूरत क्यों होती है। संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि संसद सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और संसद में कानून बनाए और लागू किए जाते हैं, और ये जो कानून बनते हैं बहुत ही बारीकी से इसका निर्माण किया जाता है। ये जितने भी कानून होते हैं जनता के लिए संसद ही इनको बनाती है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि से अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। यानी जो लोकतंत्र की आत्मा है वो विधायिका ही है, जो जनता के लिए कानून का निर्माण करती है और जनता के लिए उसको लागू कराती है कि जन सामान्य तक इसका लाभ पहुंच सके। आप सभी ने पढ़ लिया कि विधायिका का महत्व क्या है। जो देश के लिए कानून बना रही है, लागू कर रही है, उसके बावजूद भी कई त्रुटियां इसमें हो जाती है। तो आइए देखें कि किस प्रकार से विधायिका अपने महत्व को खोती जा रही है इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद। तो देखेंगे हम लोग स्लाइड पर, विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तैयार करता है और उसे लागू भी करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है और फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने
करने की भी शक्ति है। अगर कार्यपालिका अपने कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं करती है, सही तरीके से कानून का लागू नहीं करवाती है, निर्माण नहीं करवाती है, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर भंग किया जा सकता है, जो लोकसभा भंग कर दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि संसद में दोनों सदनों की आवश्यकता क्या है, क्यों राज्यसभा की जरूरत है और लोकसभा की। तो इसको मैं वीडियो में बता रही हूँ कि हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है, उसका नाम तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि उसको कहते हैं संसद। तो जानेंगे कि राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जो संसद होती है वो पूरे देश का नेतृत्व करती है और राज्यों में राज्य की विधायिकाएं अलग बनी होती है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो आइए देखिए, संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। जो भारत का संविधान बनाया गया है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का जो स्वरूप है या तो वो एक सदनात्मक हो सकता है या द्विसदनात्मक हो सकता है, ये राज्य निर्णय लेगा। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। जितने भी भारत में राज्य हैं उनमें से केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा मान लिया गया। मैं अब आपको बताती हूँ कि भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। तो देख लीजिए, द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत पहले इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है कर्नाटक, 5वां है महाराष्ट्र, छठा है तेलंगाना और आपका जो 7वां राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधायिका के अंतर्गत विधान परिषद को भी लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था से यह लाभ होता है कि प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक, जो भी कानून बनाए जाते हैं, विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था ना हो तो शायद कुछ त्रुटियों के साथ वो लागू हो जाए, लेकिन जब द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो दोनों में बहस होकर उस पर पुनर्विचार करके वही कानून बनेगा जो जनता के लिए लाभकारी हो, जनता के लिए हितैषी हो, जिससे जनता का कल्याण हो सके और यह प्रक्रिया सही ढंग से चल सके। जो कानून बने वो जनता के लिए अच्छे बने, जिससे जनता का लाभ हो सके। मैंने आपको बताया कि संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका जो निर्वाचन होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, स्थायी सदन है। इसमें संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं।
इसमें जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। इसमें मनोनीत प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेते हैं। बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसी योग्यता के आधार पर मैं आगे चर्चा करती हूँ। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और उन्हें पुनः दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो इस व्यवस्था का लाभ यह होता है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है और चुनाव होना बाकी होते हैं, क्योंकि जब चुनाव होंगे तभी लोकसभा का फिर से गठन हो सकेगा। इसलिए उस परिस्थिति में राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जाता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा जितने भी सदस्य राज्यसभा में चुनकर आते हैं, उनके अलावा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और ये वो सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। और इन्हें कौन चुनता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। जितने भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और हमने अभी आपने पढ़ा राज्यसभा के बारे में। अब हम संसद के दूसरे सदन के बारे में जान लेते हैं, लोकसभा के बारे में। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये संसद का निम्न सदन है और इसका चुनाव सीधे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है और हमारे द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सीधे इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। आप सभी, इसमें एक वर्ड आया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक हो, उसको मत देने का अधिकार है। लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और मताधिकार से वह वंचित नहीं किया गया, वही ये इस चुनाव में भाग ले सकता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा समय से पहले भंग की जा सकती है। उस समय राष्ट्रपति जब तक चुनाव की घोषणा न कर दे तब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। मैंने आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं बताई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोकसभा का सदस्य चुनाए जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो
सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, साथ ही साथ पागल या दिवालिया ना हो और वह संसद का सदस्य चुने जाने की पूर्ण योग्यता रखता हो। लोकसभा में भी राज्यसभा के जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आप सभी को बताती हूँ कि भारतीय संसद के कार्य क्या हैं, जिससे आपको पता चले कि संसद कार्य क्या करती है। ये कार्य विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, वित्तीय कार्य आदि है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि संसद के कार्य क्या हैं। तो एक नज़र डालें। संसद के कार्यों को कई श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, वित्तीय कार्य आदि। ये कार्य जनता के लिए कानून बनाते हैं, बजट बनाते हैं और उनके लिए कानून लागू करवाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझाने के लिए। तो नज़र डालते हैं इनके कार्यों पर। तो सबसे पहले चर्चा करती हूँ मैं विधायी कार्यों की। तो नज़र डालूँ हम विधायी कार्यों पर। पहला इसमें जो विधायी कार्य दिया गया है, संसद उन सभी मामलों पर कानून बनाती है जिनका उल्लेख संघ और समवर्ती सूची में किया गया है। मतलब संसद उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगी जो समवर्ती और संघीय सूची के हिस्सा हैं, जिनको उसमें रखा गया है। समवर्ती सूची के मामले में जहां राज्य विधानसभा और संसद का संयुक्त अधिकार क्षेत्र है, संघ का कानून राज्यों पर लागू रहेगा जब तक कि राज्य के कानून को पहले राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं मिली हो। हालांकि संसद किसी भी समय राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में कुछ जोड़ सकती है या संशोधन भी कर सकती है। मैं आगे बताती हूँ विधायी कार्य के बारे में। संसद राज्य सूची के मामलों पर कानून पारित कर सकती है यदि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। अब हम संसद के कार्यों में जान लेते हैं वित्तीय कार्यों के बारे में। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कार्य धन से संबंधित होंगे। जो भी बजट बनता है वो संसद में बनता है जनता के लिए। तो आइए जान लेते हैं वित्तीय कार्यों के बारे में। जब वित्त की बात आती है, धन की बात आती है, तो संसद को सर्वाधिक अधिकार होता है। संसद से अनुमोदन के बिना कार्यकारी एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती। जब तक संसद की आज्ञा ना हो, अनुमोदन ना हो, तब तक एक भी रुपए देश का खर्च नहीं किया जा सकता है। कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया केंद्रीय बजट संसद द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कर लगाने के सभी प्रस्तावों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद की 2 स्थायी समितियां लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति है, जो इस बात की जांच करती है कि विधायिका द्वारा दिए गए धन को किस प्रकार खर्च किया गया है। मैं संसद के एक और कार्य की चर्चा करूंगी, संशोधन की शक्तियां। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसको लचीला बनाया गया कि अगर वक्त रहने पर या कुछ ज़रूरत महसूस हुई तो इसको इतना कठोर ना बनाया जाए कि इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सके। यदि सामान्य की आवश्यकता है उसमें संशोधन की, उसमें परिवर्तन की, तो इसके लिए एक शक्ति दी गई है संसद के पास। तो आइए जानते हैं इस शक्ति के बारे में, जो संशोधन शक्तियाँ हैं। संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करना होता है। जब कोई भी संशोधन किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है और साथ ही साथ उसे राज्यसभा में भी पारित होना बहुत ही आवश्यक होता है। संसद का अब चुनावी कार्य की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसको कौन चुनता है? भारतीय संसद। उसके चुनाव में कौन भाग लेता है? भारतीय संसद। तो आइए जानते हैं चुनावी कार्य के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद ही भाग लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव करने वालों में अन्य के साथ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। एक बात आप लोग गौर जरूर करिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही भाग लेते हैं। जो मनोनीत किए जाते हैं उन्हें इस चुनाव में भाग नहीं दिया जाता है।
राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से हटाया भी जा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए लास्ट पड़ाव पे आपको बताती हूँ कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद ही होती है जो कार्यपालिका पर अंकुश लगाए रखती है, चाहे वो उसके बजट में कटौती कर ले या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को भंग भी कर सकती है, तो उनके विभागों से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकती है। तो हम चर्चा करते हैं और देखें कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर रही है। जिस दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लग जाए, यानी कार्यपालिका निरंकुश ना हो जाए। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों और जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए हम समझेंगे आगे, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। आइए देखते हैं कि विधायिका का जो अध्यक्ष को संसदीय विशेष अधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेष अधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है, इस पाठ में हम सभी आगे पढ़ेंगे, जो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हुई होगी।